हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारे एक नई सीरीज में। दोस्तों, हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए। हमने एक सीरीज एक डिजाइन किया है, उस सीरीज को लाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जिसमें हम कंटिन्यूअसली सभी सब्जेक्टों पर वन बाय वन हम इसमें चर्चा करेंगे सीरीज के अंतर्गत। इस सीरीज में दोस्तों हम कंप्लीट हिस्ट्री को देखने वाले हैं। एक सेकेंड। कंप्लीट हिस्ट्री कवर करने के बाद में फिर हम इस पे मूव करेंगे भूगोल। भूगोल है ना। तो पहले इतिहास कंप्लीट करेंगे। इतिहास के बाद में हम देखेंगे ज्योग्राफी। भूगोल के बाद में अर्थव्यवस्था, संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद, कंप्यूटर। लगभग कुल मिलाकर के 11 सब्जेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के देखें तो सफिशिएंट होती है। दोस्तों, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी ईमानदारी से इन सभी सीरीज का, जो सीरीज में वन बाय वन लाने वाला हूं, जैसे कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास सीरीज को। ठीक है। इतिहास सीरीज में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक लेक्चर आधे आधे घंटे का होगा, हर 30 मिनट का एक लेक्चर होगा। इस 30 मिनट के लेक्चर में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास पर डिस्कस करेंगे। प्राचीन इतिहास में जितने भी मैंने पार्ट इसमें डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, उन सभी पार्टों वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम देखेंगे भूगोल। उसके बाद में कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से 11 सब्जेक्ट को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो हम अपनी सीरीज में बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि इस सीरीज के अंदर जो हम प्राचीन भारतीय इतिहास पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत ये इसका पहला पार्ट होने वाला है, पहला भाग होने वाला है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज सफिशिएंट है। आप चाहे किसी भी किताब से रीड कर रहे हो, किसी भी किताब से, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप किसी भी बुक को रेफर कीजिए। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में एक बार आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़ने के बाद में, ध्यान से सीरीज को समझने के बाद, आपको उस टॉपिक, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ, उस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लगभग डिस्कस करेंगे प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का हम प्राचीन इतिहास इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है। इसका पहला भाग है, इस सीरीज का पहला भाग है। बस आप इसको बने रहिए वीडियो के एंड तक और समझिए सीरीज को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाली है और साथ ही साथ में आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी एक रामबाण सिद्ध होने वाली है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में और डिस्कस करते हैं कि हम इतिहास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इतिहास सीरीज में हम इसको कुल मिलाकर 4 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। सॉरी, ये वीडियो भाग अलग है। 4 पार्ट में 4 कैटेगरी में इसको लेकर आएंगे। पहली में होगा हमारा भारत का इतिहास। सेकेंड होगा विश्व का इतिहास। और भारत का इतिहास भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय इतिहास को हम 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं समझने के दृष्टिकोण के हिसाब से। कि एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। दोस्तों, इस पार्ट में हम प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें हमारे भारत की समग्र जो है इसके भारत के बारे में, अगर हमें प्राचीन भारत के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उसके अध्ययन के लिए भी दोस्तों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, चाहे वो कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इवन बता रहा हूं मैं कि यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, चाहे वो व्यापम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर वीडियो के साथ अगर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स प्रेफर करते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लास के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पीपीटी में दिया हुआ है ना, वो सभी आप ऐसा कैसे कॉपी में इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स की सफिशिएंट है और बहुत ही कम पेजों में आपका पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। मुश्किल से आपको 40 से 50 पेज के अंदर आपको पूरा इतिहास कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप पीपीटी को भी रेफर करते हैं तो ठीक है। तो शुरू करें अपनी क्लास आज की। ओके, एक सेकेंड, थोड़ी प्रॉब्लम आई दोस्तों, एक मिनट।
ओके, शुरू करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के बारे में दोस्तों सबसे पहला फैक्ट जो हम सब जानते भी है, लेकिन फिर भी एक मैं आपको रिवाइज करने के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। भारत, जिसे हम भारत कहते हैं, जो अपना जो प्यारा भारत देश है, इसका जो नामकरण हुआ है दोस्तों, तो प्राचीन काल से, देखिए ये नाम कहीं ना कहीं से तो आया होगा। ऐसा तो है नहीं है कि हमने कि संविधान जब बनाया तब ये भारत नाम रखाया गया है, या कहीं मध्यकालीन से नाम। दोस्तों भारत का जो नाम है, हमारे देश का जो नाम है ना, ये प्राचीन काल से चले आ रहा है, काफी समय पहले से चले आ रहा है। तो कहाँ से चला, अगर आपसे कोई सटीक पूछ ले कि भारत का नामकरण कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? पता तो है हमको, लेकिन फिर कंफ्यूज हो गए ना। तो इस प्रकार से हमने इसको 3 आधारों पर बांटते हैं कि भारत को देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पुराण और महाकाव्य है, पुराण और महाकाव्य, तो उसमें इसे क्या कहा गया है? भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया, किसमें? पुराण और महाकाव्यों में, ठीक है। और इसको भारतवर्ष देश को, हमारी इस जो भूमि थी भारत की, इस भारत भूमि को भारतवर्ष कहा गया है। और वहां के निवासियों को भारत का देश, और वहां के निवासियों का भारत के संतान या भारतीय के नाम से इसको संबोधित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं यूनानियों की, तो दोस्तों यूनानियों ने इसको इंडिया कहा है। यूनानी अर्थात जो पश्चिमी देश से लोग आए थे, है ना, पश्चिमी देशों से लोग आए, यूनान से जो लोग आए थे, जो यात्री आए थे, उन्होंने इसको क्या कहा है? इंडिया कहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया है। अर्थात क्या 3 चीज हो गई, 3 बातें हो गई। कौन कौन सी? हमारे पुराण और महाकाव्यों में क्या है, किस नाम से संबोधित किया गया है इसको भारतवर्ष के नाम से, ठीक है। और यूनानियों ने क्या बोला? इंडिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान। 3 नाम भारत के हमें प्राचीन काल से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, एक कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए आप कि आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की, तो कोई एक आधार तो चाहिए ना उसमें बात करने के लिए, कि हम बोल रहे हैं कि भारत का जो नामकरण हुआ था, यूनानियों ने इंडिया कहा था, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा था, तो इसका एक नाम का एक जो आधार भी तो होना चाहिए। तो वो आधार क्या था, इसका एक्चुअल में आधार क्या है, तो वो वही उन्हीं आधारों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि स्रोत क्या है, वो स्रोत क्या है जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। दोस्तों वही प्राचीन जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को हमने 4 कैटेगरियों में इसको डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी मतलब 4 माध्यमों से हम समझेंगे। कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि हमारे जो भारत के प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी देते हैं, ऐसे 4 आधार हमारे पास में है। उनमें से प्रथम आधार की अगर बात करें तो वो हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथों से हमें हमारे पुराने भारत की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं सेकंड है ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, और 4th लास्ट है जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो सब, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ, जैसे कि हमारे कुछ धर्म ग्रंथ, तो सभी बहुत विभिन्न धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आधार बनाया गया। ऐतिहासिक ग्रंथों में कुछ ऐतिहासिक बुकें लिखी गई थी, किताबें लिखी गई थी, उनको आधार बनाया गया। विदेशियों का विवरण की अगर बात करें तो जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे, जो लेखक यहाँ पर आए थे, विभिन्न राजाओं के संरक्षण में या कई बिना किसी राजा के संरक्षण में भी जो भी लेखक या यात्री बाहर से आए हुए थे, उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, तो उनकी किताबें, उनकी बुक्स या फिर उनके जो विवरण थे वो इसके आधार बने। लास्ट में है पुरातात्विक साक्ष्य जो हमको खुदाई से प्राप्त हुई, जैसे कि सिंधु सभ्यता, आप भली बातें परिचित है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा। तो इन सब से जो खुदाई से जो हमको साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्यों के आधार पर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारे आधार भी बने हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें सीरीज में सबसे पहले जो हम बात करने वाले धर्म ग्रंथों की बात करेंगे। दोस्तों धर्म ग्रंथों से हम अपनी क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो समझते हैं, चलिए धर्म ग्रंथ किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। इस स्लाइड में हमने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, हमने 2 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। धर्म ग्रंथ दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों की अगर जब बात करेंगे ना, तो हम 8 प्रकार के धर्म ग्रंथ जो कि वैदिक साहित्य कहलाते हैं उनकी बात करेंगे। और 2 धर्म ग्रंथ हैं, एक बौद्ध धर्म के और एक जैन धर्म के, ये 2 अलग से आते हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के हम यहाँ पर 10 धर्म ग्रंथों की चर्चा करने वाले हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथों की जब बात आती है दोस्तों, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में हम 6 ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करने वाले हैं। ग्रंथ अर्थात वो
बस आप बुक से कॉमन लगाइए कि हाँ बुक ही है। धर्म जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी किताब एज ए किताब फॉर्मेट बनाया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने धार्मिक ग्रंथों से। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे वेदों की। जैसे कि इस स्लाइड में भी आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम वेदों की बात करेंगे, उसके बाद में क्रम अनुसार हम इसमें चलते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे और समझेंगे। बस आप एक बात इससे विशेष याद रखनी है कि धार्मिक ग्रंथों में वेद ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांत, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्य, ये जो 8 ग्रंथ दोस्तों, ये 8 ग्रंथ वैदिक साहित्य कहलाते हैं। वैदिक साहित्य कौन से 8 ग्रंथ कहलाते हैं? सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म को छोड़कर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में बाकी ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो 1 बाय 1 करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेदों की जब हम बात करेंगे तो वेदों के अंतर्गत हमको सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि वेदों में जो है सबसे पुराने भारत, जो प्राचीन भारत है हमारा, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सबसे पुराने स्रोतों में से एक कौन है? वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भी अगर कौन है? वेद है। उसके बाद इनके जो वेद है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो इनके संकलनकर्ता है दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी। नाम तो वैसे इनका काफी लंबा है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, लेकिन हम शॉर्ट में इसको याद रखते हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? वेद है। वेदों के संकलन मतलब क्या होता है? निर्मित करना नहीं होता दोस्तों। संकलन का अर्थात होता है उनको एक क्रम अनुसार जमाना। ठीक है, तो संकलन किसने किया है? तो महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। कितने प्रकार के वेद होते हैं? भली भांति परिचित है आप। 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? अब वेदों को भी हम एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया कि मैं क्लास को 30 मिनट में खत्म करूंगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि इस पे थोड़ी कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ठीक है, या क्लास को थोड़ा और जैसे 30 मिनट से 40 से 45 मिनट की कर देना चाहिए, 1 घंटे कर देना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं उस हिसाब से क्लास को इसमें अरेंज करने की कोशिश करूंगा। और जो मैं अभी सीरीज बना रहा हूँ, मैं 30 मिनट्स में क्लास को खत्म करूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी होना चाहिए, या किसी को लगता है, तो मैं रेशो देखूंगा कि कितनी डिमांड यहाँ पर 30 मिनट से ज्यादा की आ रही है और कितनी डिमांड 30 जो है 1 घंटे के लिए आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं क्लास को डिवाइड करूंगा और फिर एंड सीरीज तक पूरे 11 सब्जेक्टों को हम उसी आधार पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने बात की ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद जो हमारा वेद है, इसका मतलब क्या होता है? इस ऋग्वेद का मतलब, ऋग्वेद जो शब्द है, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद का मतलब सिर्फ इतना सा याद रखिए, ऋग्वेद का मतलब जो अर्थ है वही है कि जो रचनाएं थी उन रचनाओं का संग्रह करना, एक क्रमबद्ध रूप से संग्रह करना, उसी को ऋग्वेद कहा गया है। अब अगर कोई ऋग्वेद का अर्थ आपसे पूछे तो आपके दिमाग में बात पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। जो रचनाएं लिखी गई थी ना, अरे उस समय में क्या था कि ऐसा कोई क्रमबद्ध कोई संकलन नहीं था इन चीजों का। किसी ने रचना लिखी, ठीक है, रचना लिख दी, किसी ने कुछ लिखा, इस प्रकार सबकी अपनी अपनी रचनाएं सब अलग अलग बिखरी हुई पड़ी थी। एक क्रम अनुसार नहीं थी कि कौन से किससे रिलेटेड है, उस पर एक क्रम नहीं था उन चीजों का। तो इसका जो क्रम बनाया गया, रचनाओं का जो क्रम अनुसार जो संग्रह किया गया ना, इसी संग्रह को बोला गया यहाँ पर ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसके रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह है, इसी को ही ऋग्वेद कहा गया है। कलेक्शन ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कौन? ऋचा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका दोस्तों विभाजन। जब बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप सिंपल से समझते हैं, एक बुक, चलिए ये समझता हूँ। ऋग्वेद एक, मान लीजिए किताब है, एक बुक है, ये एक बुक है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कि इसमें मंडल, जैसे हमारी बुक में चैप्टर नहीं होते हैं, चैप्टर होते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 क्या है? इसके सूक्त है, टॉपिक है, और जो रचनाएं उसके अंदर लिखित है वो रचना है दोस्तों 462 रचनाएं इसके अंतर्गत है। ठीक है, और इन 10,462 में रचनाओं में से 250 रचना सिर्फ इंद्र को समर्पित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना ही पड़ेगा कि इंद्र और अग्नि,
तो दोस्तों जो 10,662 रचना है, इसमें 250 रचनाएं सिर्फ इंद्र देवता को लेकर की गई है, और वहीं अग्नि को लेकर के कितनी रचनाएं लिखी गई है, 200 रचनाएं लिखी गई है। और दूसरी बात इसमें याद रखना है कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, जो पंडित, जो महर्षि लोग होते हैं, जो इस ऋग्वेद को पढ़ते हैं ना, उससे क्या होत्र कहा जाता है, उसका नाम होत्र होता है, उसको होत्र कहते हैं। जैसे हम पूजा करने वाले को पंडित कहते हैं, उसी प्रकार से जो है ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। जानकारियां। अब दोस्तों ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, कि क्या पता हमको चला प्राचीन भारत के बारे में ऋग्वेद से, तो वो है दोस्तों कि आर्य जो थे, जो भारत में आर्य आए थे प्राचीन समय में, तो उन आर्यों की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की थी, वो किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को फॉलो करते थे, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और साथ ही साथ में विश्वामित्र द्वारा जो तीसरा मंडल लिखा गया, इसका हमने पहले बात की, कितने मंडल कुल मिलाकर इसमें 10 मंडल है, 10 में से तीसरा मंडल जो है ना, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो सोम देवता को, सॉरी एक सेकेंड, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट, ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित रचनाएं हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। उन रचनाओं को क्या खिल कहा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर विशेष फोकस कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। 9वें मंडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम देवता को समर्पित है। ये ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। जैसे तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और 10वें मंडल में चतुष्वर्णन समाज का वर्णन किया गया है। और चतुष्वर्णन समाज का मतलब होता है कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहां से बस एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि समाज को 4, हिंदू समाज को 4 वर्णों में विभाजित कौन सा वेद करता है, तो वो ऋग्वेद करता है। और ऋग्वेद के कौन सा मंडल करता है, वो दोस्तों 10वां मंडल जो है हिंदू समाज को 4 वर्णों में विभाजित करता है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो है यहाँ पर मंडल है, सॉरी जो है वर्ण है। ठीक है, और धर्म सूत्र जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नोट में देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, बस इतना सा आप देख लीजिए। उसके बाद में आता हमारा सामवेद। अच्छा, ऋग्वेद क्लियर हो चुका है। ऋग्वेद में आपको एक बार और रिवीजन देख लेते हैं, एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमने क्या क्या देखा, ऋग्वेद के अंतर्गत हमने देखा है कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, रचनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, रचनाओं के ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा हमने देखा इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 रचनाएं हैं, जिसमें से 250 रचनाएं इंद्र को समर्पित है और 200 रचनाएं जो है अग्नि को समर्पित है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद से हमको जानकारी क्या मिलती है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है ना। और इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। बस इतना इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट था। और 10वां मंडल आपको विशेषकर याद रखना है, जिसमें हिंदू समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित इसको किया गया था। ठीक है, ये थी ऋग्वेद से संबंधित जानकारी। अब बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद क्या है दोस्तों, सामवेद हमारा वेदों में दूसरा इंपॉर्टेंट वेद है। इसमें सिर्फ आपको 3 बातें विशेषकर याद रखनी है। 3 बातों में सबसे पहली बात की अगर हम बात करें तो इसमें जो है संगीत है, संगीत का संकलन इसके अंतर्गत किया गया है, किसमें, सामवेद में। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गायन या संगीत कला से संबंधित कौन सा वेद है या कौन सा वेद संगीत या गायन को प्रोत्साहित करता है, तो वह है सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा गया है, सामवेद को ही कहा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संगीत का जनक, ये बिल्कुल हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जाम में जो है हमें कंफ्यूज कर सकता है यहाँ से कि भारत में संगीत का जनक कौन है। कुछ पुराने राजाओं के नाम रख देंगे, कुछ संगीतकारों के नाम रख देंगे और वहीं पर एक ही सामवेद आ जाएगा। दोस्तों सामवेद जो है भारत में संगीत का जनक कहा जाता है ना, और इसी से हमारे भारत में संगीत आया। ठीक है,
और जिस प्रकार से ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते थे ना, उसी प्रकार से सामवेद के पाठकर्ता को, जो सामवेद पढ़ते हैं, उससे क्या उद्रात्र कहा जाता है। उद्रात्र, याद रखिए, उद्रात्र कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तीसरा वेद हमारा कौन सा? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में काय का संकलन किया गया? इसमें देखो कर्म कांडों के नियमों का संकलन किया गया दोस्तों। जन्म से लेकर मरण तक के जितने भी कर्म कांड होते हैं, उन सभी कर्म कांडों का संकलन कहाँ, कौन से वेद में किया गया है? तो वो यजुर्वेद, जो वेद है यजुर्वेद में संकलन इनका मिलेगा। ओके, इसकी विशेषता क्या है? तो ये गद्य और पद दोनों में रचित है, दोनों में मिल जाएगा आपको। तो यजुर्वेद की 3 विशेषता है। पहली, क्या इसके अंदर मिलता है? कर्मकांड, कर्मकांडों से संबंधित नियम मिलते हैं इसमें। दूसरी बात हमने किसके, जो पाठ करता है, इसको क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। और तीसरी बात जो इसकी विशेषताओं की जब हमने बात की, तो विशेषताओं में ये क्या, गद्य और पद दोनों में रचित है, दोनों में ये संकलन इसका मिलता है। ठीक है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो वेद है हमारा कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों, ये समय की अगर श्रेणी से देखे जाए, समय से भी अगर हम देखें, समय सारणी के अनुसार भी, तो ये हमारा चौथा वेद है। और इन वेदों का क्रम भी आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। इसका क्रम आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। क्रम भी इनका पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा वेद आया था? वेद आया था ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर लास्ट में अथर्ववेद। ये 4 प्रकार से ये वेदों के रचना होती है। इस प्रकार से वेदों की इस परंपरा में अथर्ववेद अंतिम वेद था, चौथा अंतिम वेद था। ठीक है, इसके रचयिता, अथर्ववेद के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि थे इसके रचयिता। ठीक है, अच्छा, तो अथर्ववेद से हमको क्या जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन भारत के बारे में? तो इससे जानकारी जो मिलती है, देखिए, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, इन सब के बारे में हमें जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद से ही हमें पता चला कि हमारे प्राचीन भारत में किस प्रकार की परंपरा जो है थी, किसको लेकर के, हमारी मेडिकल फैक्टर को लेकर के, कि मेडिकल किस प्रकार से कहता है, वहां पर उपचार किस प्रकार का था। तो ये हमें कहां से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि से संबंधित सभी नियमों का हमको पता अथर्ववेद से ही चलता है। दूसरी बात है, सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों और अंधविश्वासों के बारे में भी हमें अथर्ववेद से ही जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के अंधविश्वासों को फॉलो उस समय के सब समाज करती थी। जिस प्रकार से कि हमारे हिंदू धर्म की भी अगर हम बात करें, तो हिंदू धर्म में ही जो बहुत सारी रूढ़ियां चली आ रही थी, जैसे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह ना करना, उसके बाद में सती प्रथा, छुआछूत जैसी बीमारी, बहुत सारे कई प्रकार की जो समस्याएं थी, रूढ़ियां थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। दोस्तों, उन्होंने जो जन्म लिया था ना, वो कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित थी, अथर्ववेद से प्रभावित थी। अथर्ववेद में ही जो यहाँ पर जादू टोना और ये विवाह संबंधी सब बातें की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में है कि सभा और समिति, सभा और समिति, इसको सभापति की 2 पुत्रियों का दर्जा दिया गया है। इसमें अथर्ववेद के अंतर्गत ही मिला है हमको। यहीं से जानकारी मिली है कि सभा और समिति 2 प्रकार की समितियां हुआ करती थी, सभा और समिति नाम से। और इसी को ही सभापति जो राजा होता था, उसकी 2 पुत्रियों के नाम से इसको कहा जाता था। यानी कि ये बहुत शक्तिशाली जो है समितियां होती थी, विभाग होते थे उस समय के शासनकाल की। ठीक है, और कन्याओं के जन्म की इस समय निंदा की जाती थी। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। क्या चारों वेद क्लियर हो चुके हैं? देखो दोस्तों, चारों वेद अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़े ना। इसमें हम कुछ कोशिश करते हैं कि वैदिक साहित्य को हम इसी लेक्चर में खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उन पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों वेदांग, ये सूत्र साहित्य। इसमें कंपोज टू अंडरस्टैंड वेदास, कंपोज टू अंडरस्टैंड द वेदास, वेदों को समझने के लिए जिन प्रणालियों का प्रयोग किया गया ना, उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर वेदांग कहा गया है। वेदों में जो रचनाएं थी उनको समझने के लिए, क्योंकि उनकी रचनाओं को समझना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी थी, जो उस प्रकार से उनका विस्तार था, वो भी काफी ज्यादा था, काफी वृहद था उनका विस्तार, उनको आसानी से समझना बहुत मुश्किल था। इसी कारण से यहाँ पर क्या किया गया कि उनको कंपोज करने के लिए ही यहाँ पर वेदांगों की रचना की गई। और ये कितने प्रकार के वेदांग हुए दोस्तों? तो 6 प्रकार के वेदांग थे वेदों को समझने के लिए। पहले वेदांग की जब बात करोगे तो ये शिक्षा उच्चारण से संबंधित था। दूसरा कल्प, यानी कि कुछ भी समारोह जो होते थे उससे संबंधित था। व्याकरण,
तीसरे में व्याकरण थे, चौथे में निरुक्तियां थी, ये शब्दों की उत्पत्ति वगैरह है ना, और छंद और ज्योतिष इनसे संबंधित ये थे। बस आपको इतना याद रखना है कि वेदों की हेल्प करने के लिए, वेदों को कंपोज करने के लिए जो जिनकी रचना की गई थी वो कौन थे? वेदांग थे। और ये वेदांग इस प्रकार से 6 प्रकार के वेदांग हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पुराणों की। दोस्तों पुराणों से लगभग सभी परिचित होते हैं कि पुराण होते क्या है। तो पुराण जो है ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें? पुराणों में ही मिलेगा आपको। जितने भी हमारे पुराण या वेद रहे हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध जो विवरण मिला है ना, वो वेदों में ही पाया गया है। तो अरेंज डिस्क्रिप्शन इन इंडिया हिस्टोरिकल स्टोरीज है ना, बेस्ट बताया गया है इसको। और वहीं पे इनके रचयिता कौन है दोस्तों? तो रचयिता है इनके लोमहर्ष, और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा, ये इनके रचयिता थे। उसके बाद अधिकांश जो पुराण है दोस्तों वो संस्कृत श्लोकों में रचित है, मतलब संस्कृत में श्लोकों के रूप में ये पुराण रचित है। और दोस्तों पुराणों का जो पाठ है उनको क्या कहते हैं? पुजारी। जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को है ना, उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद, इनके पाठकर्ता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से जो पुराण पढ़ते हैं हमें उनको क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। और इसमें दोस्तों स्त्री और शूद्रों को इन्हें यानी पुराण जो है, पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किस किस को? स्त्रियों को और शूद्रों को पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये उनको सिर्फ सुन सकते थे। इसी में हम बात करें कि इन पुराणों की संख्या मतलब कितने प्रकार के पुराण हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि वेदांग कितने प्रकार के थे, तो 6 प्रकार के थे। उसी प्रकार से पुराण कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तो इनकी सिर्फ संख्या आपको याद रखनी है कि 18 प्रकार के पुराण हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत पाए जाएंगे। इसमें पहला है मत्स्य पुराण। 5 इंपोर्टेंट पुराणों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो प्रमुख पुराण है ना। उसमें है मत्स्य पुराण, सबसे पुराने हैं ये। 7 वाहन, जिसमें मैंने साइड में राजाओं के नाम भी लिख दिए, कौन सा राजवंश उस समय था, कौन सा पुराण कौन से राजवंश से संबंधित था। ये भी एग्जाम में एक मैच द कॉलम के लिए आ सकता है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण किस समय का पुराण है ये? तो 7 वाहन राजाओं के समय का पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंशों से संबंधित है। वहीं वायु पुराण गुप्त वंशों से संबंधित है। ब्रह्म पुराण जो है पूर्व वंशों से, और भगवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति संबंधित है। दोस्तों राजाओं की वंशावली के आधार पर इनको जो है विभाजित किया गया है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट में है ब्राह्मण पुराण। दोस्तों एक बात मैं आपको इसे बता दूं कि जिस प्रकार से समाज में हिंदू समाज के अंतर्गत जो भेदभाव, जो क्रूतियां पनपी थी ना, जो भेदभाव पनपे थे, और जो गरीबों की हालत और स्त्रियों की हालत जो बहुत ज्यादा खस्ता हुई थी, सबसे ज्यादा खराब हुई थी, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ये ब्राह्मण ग्रंथों को ही जाता है। मैक्सिमम जो हमारे वेद थे, वेदों में हर चीज लिखी तो गई थी, लेकिन वहां पर एक आधार था। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों की जब रचना हुई तो इन्होंने अपने नियमों को इस प्रकार से मोड़ लिया कि पूरी हमारी व्यवस्था ही चरमरा चुकी थी। ठीक है, तो उसी व्यवस्था को देख के यहाँ पर देखिए इसमें क्या आया कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आए वैसे ही यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा उनका विस्तार होने लगा। यज्ञों को, कर्मकांडों को बहुत ज्यादा पुण्य की बात माने जाने लगी, और इसको जो है कहते कि मरने के बाद में स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन यहाँ यज्ञ और कर्मकांडों को ही माना जाने लगा। और इस कारण से फिर क्या हुआ कि जो इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, सामाजिक स्थिति में तो वो नीचे थे ही, साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी दोस्तों, उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी इसके कारण। और प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके नाम कुछ हैं, जैसे कि ऋग्वेद, जो वेदों संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिकीय। दोस्तों इनको बस ज्यादा रटने की जरूरत तो नहीं है, बस खाली आप इसको देखिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। तो ये कुछ है जैसे सोमवेद से संबंधित कौन कौन से पंचशील है ना, तांडय और षडविश ब्राह्मण। तो इस प्रकार से कुछ ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। इन ब्राह्मण ग्रंथों को एक बार आप इनका नाम देख लीजिए, मैं आपको पीपीटी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, बस रटा जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा वो, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं वैसे। तो शतपथ ब्राह्मण नोट में लिखा हो, शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में माना गया है।
नेक्स्ट है अन्य वैदिक साहित्य, लगभग शायद हाँ काफी टाइम हो चुका, ओके फटाफट खत्म कर ले, तो मात्र 3 पॉइंट बचे हमारे पास। तो अन्य वैदिक साहित्य, अन्य वैदिक साहित्य दोस्तों, अन्य वैदिक साहित्यों में कौन कौन से, तो मैत्रेयी है, मैत्रेयी, मैत्रेयी में स्त्री सर्वाधिक, जो मैत्रेयी जब ये ग्रंथ आया दोस्तों, तो इसके समय में, मैत्रेयी ग्रंथ के समय में या कहें कि साहित्य के समय में स्त्रियों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय कही गई थी, और स्त्रियों को यहाँ पर जुआ और शराब की तरह ही एक वस्तु मात्र समझा जाता था स्त्रियों को, ठीक है। तो लाइक गैम्बलिंग एंड एल्कोहल, वुमन हैज द थर्ड मैन फॉल्ट ऑफ द मैन। स्मृति की जब बात करते हैं, स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ये कौन, मनुस्मृति। अगर स्मृति ग्रंथ की बात करें तो सबसे प्राचीन कौन है दोस्तों, मनुस्मृति है। उसके बाद में शुंग काल का ग्रंथ है ये, ठीक है। तो नारद मुनि की बात करें तो गुप्त युग की जानकारी ये इसके द्वारा प्रदान प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 2 साहित्य और मात्र बचे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जो मुझसे 5-7 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। देख लेते हैं, मैं स्लाइड चेक कर लेते हैं कितनी है, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। ओके, दो स्लाइड में दोस्तों, बस 5 मिनट और रुक जाए, 5 मिनट आप क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य में जो आपको याद रखना है विशेष जो फैक्ट, जस्ट मैंने नोट्स के रूप में यहाँ पर डाला है, इसमें इस जो पीपीटी बनाई हुई है, इस पीपीटी के अंदर मैंने इतना ही डाटा दिया है जितना कि आपके लिए सफिशिएंट है, आपको याद रखना है, हर हालत में याद रखना है इस डाटा को, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में जातक की जो कथाएं हैं वो बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियों को दर्शाता है। कौन सी जातक की कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। वही त्रिपिटक की जब बात करेंगे हम, त्रिपिटक 3 पिटक थे, 3 पिटकों को 3 टोकरियों के समान बताया गया है दोस्तों, 3 पिटकों को। इसमें से एक है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। बस ये 3 पिटक हर हालत में आपको याद होना ही चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित कितने पिटक थे, बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। 3 पिटक कौन कौन से, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे। उनकी भाषा क्या थी दोस्तों, इन पिटकों की भाषा क्या थी, बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा में ये साहित्य लिखा गया था। कौन सी भाषा में, पाली साहित्य में लिखा है। जिस प्रकार से हम हिंदू धर्म के मैक्सिमम अधिकतर जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, उस प्रकार से बौद्ध धर्म कौन सी भाषा में से संबंधित है, तो पाली भाषा से संबंधित है। वो इसकी जो हीन यान प्रमुख, एक जैसे कि आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 यानों में डिवाइड हो चुका था, हीन यान और महायान, ठीक है। तो उसी में बात की कि जो हीन यान है, इसकी जो कथा वस्तु थी ना, ये कथा वस्तु, तो महात्मा के जीवन, महात्मा बुद्ध जो थे उनका जीवन चरित्र उसके अंतर्गत वर्णित किया गया है। किसमें, कथा वस्तु में। कथा वस्तु किसकी, जो पुराण की किताब थी, तो वो थी हीनयान संप्रदाय की, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है। अब हम बात करें जैन साहित्य की दोस्तों, तो जैन साहित्य से हमको क्या क्या मिला, हमने देखिए बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, हम सिर्फ उस चीज को पढ़ रहे हैं कि जिससे हमको जानकारी मिली प्राचीन बात को सीखने के लिए। अब अगर विस्तार से बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में जानना चाहते हो ना, तो फिर उसके लिए अलग से आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी, उस बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जब हम जो भी हिस्ट्री स्पेशल की जो अलग से क्लास होती है, तो उसमें दोस्तों 1 से 1.5 घंटे की पूरा एक लेक्चर कंप्लीट ही बौद्ध धर्म पर है। उसी प्रकार से एक जैन धर्म पर भी मेरा इसी चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप अगर ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिल जाएंगे वो। तो 1 से 1.5 घंटे के उसमें क्लास है, सिर्फ इसी पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। जैन साहित्य के अंतर्गत जब हम बात करेंगे, तो जैन साहित्य में दोस्तों इसको आगम कहा गया है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और साथ में इसमें इसके प्रमुख जो साहित्य है उसमें भगवती सूत्र और कल्प सूत्र की विशेष चर्चा की गई है। भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में संबंधित है, और कल्प सूत्र की जब बात करें तो जैन धर्म का प्रारंभिक शुरुआत का जो इतिहास है जैन धर्म का, वो दोस्तों कल्प सूत्र कहलाता है। और इसमें 12 अंग होते हैं। कितने अंग हैं, 12 अंग है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साहित्य, जो साहित्यिक स्रोत थे वो कंप्लीट हो चुके दोस्तों। साहित्यिक में कौन से था, साहित्य धर्म से संबंधित जो सूत्र थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे धर्म ग्रंथ दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक क्लास ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों के विवरण पर होगी दोस्तों। उसके बाद में एक होगी
तो पुरातत्व संबंधी। तो दोस्तों ये जो स्रोत है, इस स्रोतों को हम 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।